तो हम लोग हेलिकल पाथ में थे, राइट? तो मैंने तुम्हें फॉर्मूले दे दिए थे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और सर्कुलर पार्ट का जो ओमेगा होता था उसके फॉर्मूले दे दिए थे, और एक पिच का मैंने फॉर्मूला बताया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हेलिकल पाथ में जो सर्कुलर पार्ट होगा ना, उसका जो प्लेन होगा वो फिर वही कहानी चलेगी, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर टू बी। समझ में आया जोशी? एक तो ये हो गया, सर्कुलर पार्ट का जो प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसकी जो एक्सिस होगी वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये कह लो बस, क्योंकि मेन ये दो चीजें। अब चलते हैं इसकी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में। हेलिकल पाथ की टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में आप ध्यान रखना। टाइप 1, एक तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, जस्ट फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, बस उसी पे वैल्यूज दे रखी होंगी और कुछ नहीं आएगा। तुम्हें याद होगा रेडियस का क्या फॉर्मूला होता था, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन बी क्यूब, और टाइम पीरियड का 2 पाई एम अपॉन बी क्यूब, फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम पीरियड ओमेगा, जो सर्कुलर पार्ट होगा उसका ओमेगा, हाँ, बी क्यू बाई एम, और जो पिच होती है इसका v पैरेलल इंटू टी, और v पैरेलल का मतलब हो गया v cos थीटा इंटू टी का मतलब 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। क्यों? ये तो बस हो गया टाइप 1, तो फॉर्मूला बेस्ड होती है ये। अच्छा हाँ, एक चीज था, अभी मेरा ना एक 26 को एक सेमिनार है बेटा, और वो स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के बीच में है, तो 10 मिनट मेरे को केवल टाइम है मेरे पास। तो उसमें यही था कि फिजिक्स में कैसे मतलब जो है ठीक ठाक स्कोर करो, फिजिक्स के बारे में बोलना था। वैसे तो मैं क्लास में कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जस्ट रिपीट कर देता हूँ, तुम्हारे भी काम हो जाएगा ना। रिपीट कर दे रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ वैसे, जो वहाँ पे मैं बोलूँगा। थोड़े पॉइंट्स बताए थे मैंने। एक तो वही मैंने तुमसे कहा कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि जेई के एडवांस की तरह डिफिकल्ट होता है, मतलब लेवल जो होता है वो जेई मेंस के इक्वलेंट होता है। बस ये है कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्यों स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी पड़ती है ना, और उसमें ऑब्वियस ही बात है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस हो गया करूँगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा मैंने ये बताया था कि 100% सिलेबस जरूर कंप्लीट करना है आपको ना।
100% का मतलब कोई भी टॉपिक सामने सिलेबस रखो, क्योंकि आपको ज़्यादा स्कोर करना होता है तो फिर आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते, नहीं है? अगर कम में आपका हो रहा है तो चल जाता है एक बार को, लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो फिर कोई भी टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते। तो सिलेबस अपने सामने रखो और हाँ, एग्ज़ैक्टली, और पूरे का पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए, कंप्लीट टॉपिक कवर होना चाहिए। और उसमें ऑब्वियस सी बात है कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होनी चाहिए, इलॉजिकल को छोड़ो। जब आपको पूरा कंप्लीट करना होता है तो इलॉजिकल को छोड़ो, और उसका बेस्ट एग्जांपल जैसे वही होता है कि तुमने मार्केट में जो टेस्ट वगैरह देखे होंगे, मान लो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूं, तो उसमें कई सारे रेजिस्टेंस और वो लगा देते हैं, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो सीरीज, पैरेलल और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपका काम चल जाता है। इसी टाइप से मार्केट में तुमने देखा होगा कि कई सारी पुलीज लगा देते हैं, नहीं है? लॉज ऑफ मोशन, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई सारी पुलीज लगा देते हैं, जबकि ऐसी प्रॉब्लम कभी आती नहीं है, इतनी सारी पुलिस की कभी प्रॉब्लम आती नहीं है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि आपको, हाँ, एडवांस में भी नहीं आती इतनी पुलिस, सही पूछते तो एडवांस में भी इतनी पुलिस नहीं आती है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि आपको जो इरेलेवेंट टाइप के वो हैं उनको अवॉइड करना है आपको, ये हो गया। और फ्रेंच टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फ्रेंच टॉपिक्स में जैसे आगे चल के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, ट्रांजिस्टर्स आएंगे, एरर एनालिसिस आएंगे, ये बिल्कुल आपको मिस नहीं करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इवन मैं तो ये कहूँगा कि आईआईटी के जो मेंस वगैरह के हैं या हल्के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी तुम कर लो, क्योंकि खूब इंटरचेंज होता है, मैंने देखा तुम्हारे नीट के इधर मेंस में आ जाते हैं, मेंस के उधर आ जाते हैं, मतलब सिमिलर टाइप के होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आप टाइम बिल्कुल मिस मत करना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जबरदस्ती वेस्ट मत करना, क्योंकि जो वो होता है ना कि आपको किसी क्वेश्चन से फाइट करनी होती है, वो आप घर में करो, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करते हैं आप। क्यों? ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, वो नहीं हुए, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, काफी क्वेश्चन होते हैं। और एक किताब आप करिए, एक किताब का फिर आपको हर एग्जाम्पल और हर क्वेश्चन कर लेना चाहिए आपको। अच्छा, एक किताब से फायदा ये होता है कि एक किताब का रीजन क्या है कि जब भी ऑथर लिख रहा होता है ना, कोई भी किताब लिख रहा होता है, तो वो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पे डाल देगा। मतलब इसलिए मैं कहता हूँ एक एक प्रॉब्लम और एक वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पता लगा उसके दिमाग में ये है कि चलो मैंने ये इस टाइप की प्रॉब्लम शॉर्ट एग्जाम्पल में डाल दी है, ये मैंने लेवल 1 एक्सरसाइज में डाल दी है, ये लेवल 2 में डाल दी है ना? तो एक किताब इसलिए थोड़ा सा वो होती है, और उसका हर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली में। ये हो गया। और तुम लोगों के लिए मॉक टेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं, जेई वालों के लिए मैं इतना ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन नीट के लिए होते हैं, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी तुम्हें मेंटेन करनी है। लेकिन वही है कि मॉक टेस्ट भी लॉजिकल होने चाहिए, क्योंकि अगर वो इलॉजिकल होंगे तो तुम्हारा स्कोर कम आएगा और तुम्हें अननेसेसरी डीमोटिवेशन मिलेगा। और किसी भी चीज़ की जब आप तैयारी कर रहे हो तो मोटिवेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है ना, अगर आप देखोगे तो मोटिवेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और जब आपका कोर्स चल रहा है तो उसमें जो मेरे को फ्रीक्वेंसी सही लगती है कि आप फोर्टनाइटली एक टेस्ट ले सकते हो, और एक बार जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है पूरा और ग्रिप में जब आ जाता है पूरा, तो 3-4 दिन में एक कोर्स, एक टेस्ट सही है। और फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम निकाल सकते हो, रादर देन उल्टी अप्रोच की कि आपने प्रॉब्लम बहुत सारी कर ली लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उससे तुम फंस जाओगे फिर, नहीं है? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप प्रॉब्लम्स निकाल सकते हो। और आप ये सोच रहे हो, हाँ, और आप ये सोच रहे हो मैं प्रॉब्लम बहुत सारी कर लूँ लेकिन कंसेप्ट में हिले हुए हो आपको जो है, तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं फंस सकते हो। ये हो गया। और फैकल्टी के नोट्स, जो भी अगर सीनियर फैकल्टी है उसके नोट्स में काफ़ी कुछ आ जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके नोट्स और वो जो प्रॉब्लम्स क्लास में करवाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोवाइडेड की थोड़ा सा फैकल्टी सीनियर होनी चाहिए, मतलब उसने काफ़ी साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि तभी आप गो थ्रू हो पाओगे ना उससे जो है। और एक ऑनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है, नहीं है?
थोड़ा सा टीचर की ऑनेस्टी भी इम्पोर्टेंट है। और एक लास्ट वो है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं और क्लास में जो प्रॉब्लम्स हैं और फॉर्मूले, वो ऑलवेज तुम्हारे टिप्स में होने चाहिए। तो ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं थोड़ा सोच समझ के, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले। तो टाइप 1 तो फॉर्मूला बेस्ड कर लोगे आई थिंक। अब चलते हैं टाइप 2। हाँ, पूछ पूछ, मॉक से रिलेटेड पूछ क्वेश्चन। पूछ ले। एक्चुअल में तेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि तेरे को थोड़ा आई साइड भी तेरा वो है, तेरे साथ थोड़ा सा इश्यू है ये, क्यों है ना, तेरे साथ थोड़ा सा इश्यू है ये। और तो तू अभी प्रिंट आउट निकाल के कर सकता है उसको। एक काम कर लेना कि तू उसका प्रिंट आउट निकाल के ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि तेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो तू एक काम कर लिया अगर, अभी प्रिंट आउट निकाल के कर लिया अगर, वो थोड़ा सा अब इतना एक्स्ट्रा पड़ेगा, वो ज़्यादा बेटर है अगर आई में स्ट्रेन है, क्यों, है ना, वो ज़्यादा सही है। लेकिन करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो लॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो टाइप 1 तो ये हो गए फॉर्मूला बेस्ड। अब चलते हैं टाइप 2। अब इसमें ध्यान से देखना कि हेलिकल पाथ में भी वेलोसिटी एंड पोजीशन ये चेंज होते रहेंगे नहीं होते रहेंगे बताओ। चेंज होते रहेंगे। तो यहां भी तुम्हें वेलोसिटी और पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना, बस हो गया। वेलोसिटी एंड पोजीशन, पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट भी होता है, फंक्शन ऑफ टाइम ये तुम्हें फाइंड करना है कितने हो। अब कैसे करोगे सुनो। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है वो तो अनचेंज रहेगा, क्यों, मतलब जो वी पैरेलल कंपोनेंट है वो अनचेंज रहेगा नहीं रहेगा। इसका मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा यूनिफॉर्म मोशन होगा। सिंपल उसमें बता रहा हूँ, बताओ क्लियर है कि नहीं है। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है वो अनचेंज रहेगा, इसका मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो उसको तो अलग से डील करना। अब चलते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा एक प्लेन बनेगा, और उस प्लेन में दो कंपोनेंट्स आएंगे, और उसमें एक सर्कुलर मोशन होगा, और उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्यों, बस हो गया, ये स्टेप्स हैं। एग्जाम्पल से बताऊंगा, लेकिन कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ बेटा, ये होता कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो अनचेंज रहेगा, इसका मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब चलते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वो पूरा एक प्लेन बनेगा, दो कंपोनेंट्स आएंगे, वो एक सर्कुलर मोशन होगा, और वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया, एग्जाम्पल देख लो तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जोशी, यहीं पे ना एक चीज और बताता हूँ इसे ना, वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहते ही हैं जो है कि मेहनत की हुई कभी बेकार नहीं जाती है। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ है ऐसा ना, आज से 2-3 साल पहले क्या हुआ, मैंने कई सारे ना क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, कई सारे 2-3 हज़ार क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखे थे जो है कहीं पे। तो वो खैर वो हो नहीं पाया है ना, अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट होता ही है जब आप प्राइवेट में काम कर रहे होते हैं ना, तो कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं बेटा, जो कई सारे लेते हैं, कई अपने उस तक पहुंचते हैं, कई सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये कह लो जो है, जब भी आप प्राइवेट में होते हो तो आप एक पे स्टिक भी नहीं कर सकते ना, आपको कई सारे वो लेने पड़ते हैं, हाथ पैर मारने पड़ते हैं आपको जो है। पिक्चरों में भी तूने देखा होगा ना, तो थोड़ा जैसे तू जानते ही है मेरे को पिक्चरों का शौक है, तो पिक्चरें भी कई जो तुम्हें दिखती है मार्केट में आती है, कई पिक्चरें डब्बा बंद भी हो जाती है, पता है तेरे को। पिक्चरें कई ऐसी होती है कि जो पता लगा आधे में हुई बंद हो जाती है। तो एनी वे खैर वो हो नहीं पाया, लेकिन रखे हुए थे मेरे पास क्वेश्चन। तो अभी जो है क्या हुआ, मेरे पब्लिशर ने कहा कि हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वगैरह चेंज करते हैं 1-2 साल में, वैसे अभी चल रहा है प्रोसेस में, शायद हो सकता है एक प्रॉब्लम बुक अलग से वो करूँ जी। अब वो सारे देखो वो क्वेश्चन सब मेरे अब काम आ रहे हैं, अब मैंने वो भेज दिया, वो पूरे टाइप वाइप हो रहे हैं जो है। तो मेरे को लगा ना, देखो मैंने कहा कीवी, उससे मेरे को लगता था यार मैंने इतनी मेहनत की, रखे हुए हैं वो एज इट इज रखे हुए हैं, है ना, कोई यूज भी नहीं हुए जो है। तो लेकिन वो मैंने देखो अब काम आ गई बेटा जो है, नहीं होता जो है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, जैसे आजकल मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस हो गया। मैं मान के चलता हूँ कि मैं वीडियो प्रॉपर एक कोर्स की तरह रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ इसको जो है ना, पूरे का पूरा जैसे है। अब अगले साल से मैंने तेरे को बताया मैं लेह चला जाऊंगा, बस हो गया जो है। अब इनको मैं और सिस्टमेटिक, क्योंकि अब मेरे को पहले से मालूम है ना हर लेक्चर में मैंने क्या किया हुआ है, क्या पढ़ा रखा है, नहीं है, हर लेक्चर में मेरे को मालूम है कि क्या पढ़ा रखा है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में रख दूंगा मैं पूरा जो है। और एज इट इज बस अब जो देखना है। हाँ, अभी तो ये सोचा कि नहीं पढ़ाऊंगा जो है, अगले साल नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। इसको लेकिन एक प्रॉपर वे में रख दूंगा, सारे के सारे लेक्चर्स की पूरा असाइनमेंट, या तो ऐसा करूंगा कि लेक्चर मेरे को मालूम होंगे ना, सारे के सारे लेक्चर्स मालूम होंगे, इतने असाइनमेंट के बाद ये तुम प्रॉब्लम्स करो, ये करो, उसको और सिस्टमेटिक वे में कर दूंगा, ये सोच रहा हूँ मैं। हाँ बस जैसे देखना देख ले, उसमें पूरा हर लेक्चर की डिटेल दे दूंगा बस, इस लेक्चर में ये है, और इस लेक्चर में यहाँ से यहाँ तक मैंने फालतू की बातें की हैं, तुम चाहो तो वो कर दो, उसको स्किप कर दो, ये भी तो है ना। अब ये अब अभी तेरे को ये क्या मालूम होता है, जैसे लाइव में कहाँ पता होता है, हाँ लाइव में पता कहाँ होता है कि कब हमने गप्पे मारी थी, लेकिन अब रिकॉर्डेड में तो मालूम है ना, हाँ बेटा, रिकॉर्डेड में तो मालूम है कि हमने कहाँ पे गप मारी है जो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी ना की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ये आगे तो अपनी लाइफ में भी ध्यान रखना बेटा। तो अब एग्जाम्पल देखो, हाँ यही सोच रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म रखूंगा, यही प्लेटफॉर्म रखूंगा, लेकिन इसी को और बड़ा सिस्टमेटिक बना दूंगा, देखना इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना दूंगा काफी। बीच में जैसे डाउट क्लास ले लूंगा, हाँ बीच में डाउट क्लास ले लूंगा, इस टाइप से कुछ ऐसे करूंगा, अभी सोचना है मेरे को क्या करना है। अब एग्जाम्पल देखो एग्जैक्टली बेटा, तू जानता ही है मेरा दिमाग फिर कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है, जानता है कि नहीं जानता जो है। एग्जाम्पल देखो जो -q, m ये है, और वही मेरा फेवरेट ABC वहां से स्टार्ट हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड B0 I कैप दिया हुआ है। अच्छा ये अभी दिमाग में, हाँ कभी कभी आप जो सोचते हो, तू कहेगा ना सर आपने तो ये कहा था, तो ऐसा नहीं कि इसको फिक्स मान लेना जो है, समझ गया ना, कभी कभी आपके विचार क्या होता है, चेंज भी होता है। जो सी समझ गया ना, तू कल को मेरे को पकड़ ले जो है, हाँ तू मेरे को पकड़ ले, सर आपने तो ये बोला था और आपने ये कर दिया जो है। तो कई बार दिमाग थॉट्स हमेशा एक जैसे भी नहीं होते। तुम्हें V0 I कैप प्लस V0 J कैप ये दिया हुआ है।
नहीं, तूने देखा कि मैंने यहाँ पे 1 साल का वो लिया हुआ ना कमिटमेंट। कमिटमेंट इंपॉर्टेंट होता है ना बेटा, जो है मैंने कमिटमेंट लिया हुआ है। और जो 11th में उनके लिए 12th के तो पूरे लेक्चर रिकॉर्डेड है ना। तो एक बात बता, जो 11th में है उनके लिए तो और बेटर है, उनके लिए तो ज्यादा बेटर है देखा जाए तो, जो है हाँ उनके लिए तो ज्यादा बेटर है ना, कि वो अगर चाहें तो जैसे 1 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तो मेरी क्या होती है, कई बार क्लासेस पता लगा मैं छुट्टी चला गया, घूमने चला गया, तो उनके पास तो पूरे का पूरा सामने दिख रहा है ना बेटा, जो है। हाँ बेटा, तू जानता है सर का दिमाग, तू जानता है कि नहीं जानता, कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। अब कोई फास्ट बच्चा है मान ले, वो पता लगा 1 महीने में पूरा कोर्स कर लेगा, जो है 1 या 2 महीने में पूरा कोर्स कर लेगा, जो है फिर बेटा। और होती वही चीजें हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि किसी साल चेंज हो जाती है चीजें। अगर तू, हाँ इतना एक्सपीरियंस तो हो गया, तुझे भी हो गया जो फिर। तो देख ये बी दे रखा है, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप, ये हो गया बी, ये हो गया। अब तुम्हें निकालना है वही वेलोसिटी एंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। ये करो। अब सुनो पहले बताओ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पहले ये बता बेटा। ये बता कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बता। हाँ एंगल है 45 डिग्री। इसका मतलब कंफर्म है हेलिकल है, क्यों? नहीं है, कंफर्म है हेलिकल पाथ है। अब सुन, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं होता? ये कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये बता कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ये कहता हूं, एक्स डायरेक्शन में, वी एक्स इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, बता कोई डाउट? ये तो एक्स डायरेक्शन में आ गया। अभी एक्स कोऑर्डिनेट भी रहता है ना, ऐसा नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट भी रहता है। एक्स कोऑर्डिनेट ए से स्टार्ट हुआ था, क्यों? एक्स कोऑर्डिनेट ए से स्टार्ट हुआ था, तो ए प्लस बी एक्स इंटू टी। कोई डाउट? यूनिफॉर्म मोशन बोला था बेटा मैंने। ये बता एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, ए कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हुआ था, तो ए प्लस बी एक्स इंटू टी हो गया। इसका मतलब ये हो गया ए प्लस बी नॉट इंटू टी, ये और आ गया, क्यों? ए प्लस बी नॉट इंटू टी। तो एक्स डायरेक्शन की कहानी तो यहाँ पे खत्म होगी। अब चलते हैं वाई और जेड। मजा आया कि नहीं आया, पहले ही बता बेटा इसमें। आया ना? फिर अब तू ये बता कि ये और ये, अब वैसे भी तू एक बात बता ना, जो तेरे बड़े गुरु भाई की गवर्नमेंट नौकरी लग गई है, छोटा गुरु भाई भी कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएगा, बिट्स में हो गया है। तो अब मुझे काम करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों? नहीं है। तो बच्चे बच्चे जब सेटल वेटल हो जाए तो फिर क्या काम करना है इसमें। अब ये बता कि ये दोनों, ये इसको सर्कुलर पाथ देंगे या नहीं देंगे बता। ये इसको सर्कुलर पाथ देंगे, और इस सर्किल का जो प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जरा देखना, वाई जेड कंपोनेंट बनेगा नहीं बनेगा बता। ये बता मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाई जेड कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा बता, जो है वाई जेड कंपोनेंट आ गया। और तेरे को याद होगा इसमें मैंने एक चीज और बताई थी कि टी इक्वल टू 0 पे है,
फोर्स की डायरेक्शन और देख लेते हैं हम, क्यों? फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हो गया। अब देख क्यू तो मैंने लिया हुआ है नेगेटिव, वेलोसिटी है जे कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड है आई कैप में। तो जे क्रॉस आई माइनस के, और माइनस पहले से लगा हुआ तो ये प्लस के हो गया। बता यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा, जो है यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए। प्लस के हो गया। उसके बाद तुम्हें याद होगा ना, मैं वाई जेड ऐसे बनाता था, ये बनाता था, एक तरफ वाई ले लिया एक तरफ जेड ले लिया, और ये मान के चलता था ओरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है। अब सुन, वेलोसिटी किधर को है? जे कैप में, और फोर्स है के कैप में। वेलोसिटी है जे कैप में और फोर्स है के कैप में। तो वेलोसिटी इधर को है, फोर्स इधर को है, तो इसका सर्कुलर मोशन याद है ऐसे बनेगा। बाय द वे कल भी इसी टाइप से आया था, क्यों? पिछले लेक्चर में भी कुछ इसी टाइप से आया था, याद आ गया? और किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे मैं ये मान लेता था कि मान लो ये यहां पहुंच गया है, तो ये वी नॉट था। अब ये वी नॉट हो गया, तो ओरिजिनल पाथ से कितना टर्न कर गया? ओरिजिनल पाथ से ये ओमेगा टी टर्न कर गया, तो फिर रेडियस भी उतना ही टर्न कर जाएगी। ये आ गया, ये आ गया, यहां कहीं सेंटर आ जाएगा, और ये भी ओमेगा टी हो जाएगा। मेरे ख्याल से याद आ रहा होगा जो हमने किया था पूरा। उसके बाद एक पॉइंट और देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है, जैसे ये आर है, तो ये वाली जो लेंथ है वो आर साइन ओमेगा टी होगी, और ये वाली लेंथ आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। सब याद आया है नहीं आया बताओ? सारी चीजें याद आई कि नहीं आई बताओ, जो है अब सिंपल है, बस हो गया। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना आया? वी नॉट का कॉस ओमेगा टी, क्यों? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये वी नॉट का कॉस ओमेगा टी कंपोनेंट आ गया, और वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट कितना आ गया? वी नॉट का साइन ओमेगा टी कंपोनेंट, ये हो गया। अब चलते हैं वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। हम बी से स्टार्ट हुए थे, वाई कोऑर्डिनेट में बी से स्टार्ट हुए थे। हाँ, अब स्टार्टिंग में यहां थे, अब टी टाइम पे यहां पर है, इसका मतलब ये इतना बढ़ गया है, देखो ना ये वाला इतना बढ़ गया और पॉजिटिव डायरेक्शन पड़ा है, तो प्लस आर साइन ओमेगा टी, ये तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब जेड कोऑर्डिनेट में आ जाओ। हम शुरुआत में सी में थे, क्यों? शुरुआत में सी में थे, और अब ये इतना बढ़ गया है, क्यों? ये बढ़ गया है, तो इसका मतलब प्लस आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। बस हो गया, वाई और जेड ये आ गए, एक्स का मैंने पहले कह दिया था। बताओ कोई डाउट? बता कोई डाउट बेटा, ये बता जो है, ये हो गया, बस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे जैसे ओमेगा आ रहा है ना, ओमेगा बी क्यू बाई एम होता है, तो यहाँ पे वो बी की जगह बी नॉट दे रखा है, पहली बात तो बी नॉट क्यू बाई एम, ये तो ओमेगा आ गया। अब चलते हैं आर। आर तुम्हें याद है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन बी क्यू होता था, क्यों? बी नॉट क्यू ये होगा, और यहाँ पे जो वी परपेंडिकुलर होगा
वो वी नॉट होगा, हाँ ध्यान रखना, ये आएगा बस, रेडियस जो रखोगे तो वी परपेंडिकुलर अपॉन इतना करोगे तो वी नॉट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से टाइप 2 भी समझ में आ गई होगी, टाइप 2 कैसे करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब वहां पे यूनिफॉर्म मोशन बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो उसको सर्कुलर मोशन देगा, और उसमें दो कंपोनेंट्स आएंगे, और उसको हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो वहां से ये। अब चलते हैं टाइप 3। इसमें जब कल मैं हेलिकल पाथ बता रहा था, तुम्हें याद है कुछ ऐसे था बेटा, लास्ट लेक्चर में ऐसे बताया था मैंने, याद है? याद आ रहा कुछ? फिर मैंने ऐसे भी फिगर बनाई थी इसकी। हाँ, थोड़ा सा और समझाने के लिए मैंने इस टाइप से फिगर बनाई थी। अब इसमें देखो एक चीज देखना, हाँ बड़ा मजा आता है वैसे ऐसे पढ़ाने में, जैसे सही बता रहा हूँ मैं। कभी कभी ये जो है इस टाइप से बस खाली आराम से समझा रहे हैं, बस हो गया। जैसे ना तेरे को याद होगा ये वी था, तेरे को याद है वी था, और मैग्नेटिक फील्ड इधर को था, और ये इनिशियल पॉइंट था, क्यों? इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ था, से ए। और एक काम करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड तो ये था, और इसको मैं कुछ भी कह देता हूँ, पी कह देता हूँ ये। अब ध्यान से देख, जो लाइन ए पी है, वो कौन सी लाइन है पहले वो देख ले। इनिशियल पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये बताओ। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये लाइन ये है कि नहीं ये बताओ। ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। अब दूसरी बात देख, पार्टिकल जब हेलिकल पाथ में है, पार्टिकल जब हेलिकल पाथ में है तो इस लाइन को इसने यहां पे टच किया, फिर यहां टच किया, फिर यहां टच किया, फिर यहां टच किया, एंड सो ऑन, और ये वाली डिस्टेंस पिच के इक्वल है। तो इसका मतलब पार्टिकल इस लाइन को हर पिच के बाद टच करेगा, बीच में कहीं नहीं करेगा। ये बता फील आया कि नहीं आया? ये बता, पार्टिकल इस लाइन को हर पिच के बाद टच करेगा, बीच में कहीं नहीं करेगा। तो पार्टिकल टचेज दिस लाइन, दिस लाइन आफ्टर एवरी पिच। तो इस पे बेस्ड एक्चुअल में क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। तो मैं पहले कंक्लूजन लिख दे रहा हूं, वो देखो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये रहा कि ड्रॉ ए लाइन एपी, ड्रॉ ए लाइन एपी, और एपी कौन सी लाइन है?
स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, एंड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गई, दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा मैंने तुमसे कहा कि पार्टिकल टचेज द लाइन AP after every pitch, not in between। ये बताओ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? एक लाइन ड्रॉ करनी है AP, और AP क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ करनी है, इनिशियल पॉइंट से, और जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। और मैंने कहा कि पार्टिकल इस लाइन को हर पिच के बाद टच करेगा, इन बिटवीन कहीं पे टच नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल देखो कैसा बनता है इस पे। ये ना इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलना है, और और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सीलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस V। एक तो ये हो गया, और इधर को मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और इधर पे एक टारगेट है, T टारगेट है, और ये वाला एंगल थीटा दे रखा है 60 डिग्री मान लो। ये हो गया, और ये A हो गया। अब तुमसे कहता है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ V, फाइंड B मिनिमम so that particles hit the target T। अब सबसे पहले वन बाय वन चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन को देख ले अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रॉन्स B बोर्ड से एक्सीलरेट होते हैं और किधर को निकल रहे हो मैंने दिखा दिया, और एक मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री पे लगा हुआ है, और T पे एक टारगेट है। हाँ, और तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे हिट करवाना है, तो मिनिमम वो निकालना है कि कैसे वो करेगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखना बेटा आप, क्योंकि ये तेरे समझ में नहीं आएगा ना फिर जब तक, या इसके बाद वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। हाँ देख लेना, इसके बाद वाला देख लेना, या फिर रिकॉर्डेड देख लेना। अब सुनो, रिकॉर्डेड ही देखना पूरा। अब कंसेप्ट देखो। सबसे पहला ये बताओ कि जो स्पीड होगी वो अंडर रूट 2QV बाई M होगी। ये मैंने बता रखा ना, कभी तुम्हें याद होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल V वोल्ट से एक्सीलरेट होता है तो उसको कितनी स्पीड मिलती है? √2QV अपॉन M हो गया। दूसरा
ये बताओ एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर वो 60 डिग्री है। देख फिगर में v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है कि नहीं, बताओ जो है। ये हो गया। इसका मतलब जो पाथ होगा वो हेलिक्स होगा। ये हो गया। अब तीसरी बात, अब जो ए टी लाइन है वो एक्चुअल में वही एपी लाइन है ना, जिसको जो मैंने पीछे में डिस्कस कर रहा था। ये बता, जो लाइन ए टी है इज एक्चुअली लाइन एपी, और वो इस लाइन को हर पिच के बाद टच कर रहा है। नहीं है, इस लाइन को हर पिच के बाद टच कर रहा है। इसका मतलब जो ए टी डिस्टेंस होनी चाहिए वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पिच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बता। कुछ मान ले ऐसे बन रहा है, मान लो इस टाइप से बन रहा है। ये बता, मान लो इस टाइप से बन रहा है, तो इसका मतलब जो एटी डिस्टेंस होनी चाहिए वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पिच आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताओ जो है। अगर टारगेट को हिट करवाना है तो एटी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पिच होनी चाहिए। बस हो गया, ये कंसेप्ट था। तो आप कह सकते हो देयरफॉर टू हिट द टारगेट एटी डिस्टेंस इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ पिच। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अच्छा, 80 डिस्टेंस तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी थी, ध्यान रखना। 80 डिस्टेंस ये क्वेश्चन में गिवन थी। पिच का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/bq। ये तो टाइम पीरियड हो गया, और b पैरेलल हो गया v cos थीटा। बताओ कोई डाउट। बता बेटा, 80 डिस्टेंस दे रखी थी और पिच का फॉर्मूला हो गया 2πm/bq। ये तो टाइम पीरियड हो गया, v cos थीटा हो गया। अब मुझे b निकालना था। b निकालना था तो कितना होगा, देख, ट्वाइस पाई एम एन v cos थीटा अपॉन q इंटू 80 डिस्टेंस। अब लेकिन ये n की ये वैल्यूज हो सकती है, ध्यान रखना। n की ये वैल्यूज हो सकती है, तो b को अगर मिनिमम करना है तो n को कितना रखोगे, ये बता। b को अगर मिनिमम करना है तो n को कितना रख दोगे, 1 रख दोगे, बस हो गया। और b टू बी मिनिमम पुट n इक्वल टू 1। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं, क्यों समझ में आई बात। ये क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगेन वही इलेक्ट्रॉन गन है, मान लो। मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। और इधर पे कहीं पे ओरिजिन है। और इस
इससे ना इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रहे हैं। अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रहे हैं और उनकी स्पीड दे रखी है। तो तुमसे ये कहता है कि फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर पैरा एक्सियल इलेक्ट्रॉन्स, पैरा एक्सियल इलेक्ट्रॉन्स are focused for first time, for first time। अब सबसे पहले तो आता है कि पैराक्सियल किसे कहते हैं, जैसे ये थीटा कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना बेटा। पैरा एक्सियल का मतलब ये होता है कि थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री तो हो, लेकिन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया बता बेटा? पैरा एक्सियल का मतलब क्या होता है कि थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री तो हो, मतलब बहुत कम हो लेकिन 0 डिग्री ना हो, एग्जैक्ट 0 डिग्री ना हो। ये तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर थीटा 0 डिग्री नहीं है तो फिर जो पाथ होगा वो हेलिक्स बनेगा। ये होता, अगर थीटा 0 डिग्री नहीं है तो पाथ हेलिक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जो पाथ हेलिक्स बनेगा। तीसरी बात, और यहां पे जो एक्स एक्सिस है वो वही लाइन एपी बनेगी। क्यों? जरा फील करो, दैट लाइन एपी। बता ये फील आया या नहीं आया बेटा? ये बता जो है कि एक्स एक्सिस ही वो लाइन एपी बनेगी। जरा फिगर देख, वो लाइन एपी बनेगी। तो इसका मतलब पहली बार वो इसको कब टच करेगा? एक पिच के बाद करेगा, बस हो गया। क्यों? पहली बार ये इसको कहां पे फोकस होगा? फोकस का मतलब टच करना, ये कह लीजिए। तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट ये हो गया, देयरफॉर it will touch x axis after one pitch। क्यों नहीं है? आफ्टर वन पिच ये हो गया। इसका मतलब x कितना हो जाएगा बता? एक पिच रख देना। क्यों? एक पिच रख देना, और एक पिच कितनी हो जाएगी? 2πm अपॉन बी क्यूब इंटू वी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच और था। वो कैच ये था कि थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री था। इसका मतलब जो कॉस थीटा होगा वो टेंडिंग टू 1 आएगा या नहीं आएगा बताओ? ये रख दें बस। समझ में आया या नहीं आया? तो हेलिकल पाथ में मेनली 3 टाइप की प्रॉब्लम्स में बेस बनती है। एक तो मैंने तुम्हें कहा फॉर्मूला बेस्ड होगा सीधे सीधे। दूसरा मैंने तुमसे कहा वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। दूसरा ये हो गया। और उसमें मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसमें तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, और जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो उसको सर्कुलर मोशन देगा। और सर्कुलर मोशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो वही थ्योरी रिपीट कर देनी है। और एक लास्ट मैंने तुम्हें बताया कि
हेलिकल पाथ में वो जो एपी लाइन होती है उसको वो हर पिच के बाद टच करता है, बीच में कहीं टच नहीं करता। और बाय द वे वो एपी लाइन कौन सी लाइन थी? जो इनिशियल पॉइंट से ड्रॉ की है और जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। ये तो ये तुम्हारा हो गया मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स, और उससे जो पाथ बन रहे थे वो आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। सबसे पहले बात ये बताओ कि मूविंग चार्ज का मतलब करंट होता है। अब मूविंग चार्ज पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो एक छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा भी बता देगा इसका मतलब करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगेगा। क्यों? ये बता, मूविंग चार्ज पे अगर फोर्स लग रहा है तो करंट कैरिंग वायर पे भी एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बता जो है। तो इसका मतलब देयरफॉर ए मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट इन करंट कैरिंग वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मूविंग चार्ज का मतलब करंट, मूविंग चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब करंट कैरिंग वायर पे भी क्या होगा, फोर्स लगेगा। अब चलते हैं दूसरी बात। अब अगर वायर स्ट्रेट हो, इफ वायर इज स्ट्रेट, तो भी जो फोर्स होता है ना वो होता है आई एल क्रॉस बी, ये होता है। अब इसमें एल वेक्टर क्या है? करंट की डायरेक्शन है, बस डायरेक्शन से तो मतलब है तुम्हें, क्यों बाकी से क्या मतलब है बेटा जो है। ये किसका क्या हो गया, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कह लो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन तुम जानते ही हो कि एक्चुअल में क्या होता है सिलेबस में, तो बोर्ड के सिलेबस में तो क्या होता है कि खाली एक फॉर्मूला लिख दिया जाता है। कंपटीशन में हम उसका क्या करते हैं बेटा जो है, पोस्टमार्टम करते हैं ना, फिर फॉर्मूले का पोस्टमार्टम और वो सब करते हैं कि नहीं करते हैं बेटा जो है, पूरा निचोड़ते हैं उसको जितना निचोड़ सकते हैं जो है। तो वहां तो बस बोर्ड में लिख दिया उन्होंने एनसीईआरटी में, ये फॉर्मूला है, बस हो गया, करो अब जो है। तो अब जरा इसको निचोड़ लेते हैं जो है। तीसरी बात, इसका मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो आई एल बी साइन थीटा होगा। नहीं है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा होगा। और थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, बताओ थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। क्यों? बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होगा। क्यों?
एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब दिस इज बिटवीन करंट एंड बी वेक्टर। कोई डाउट है तो बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। थीटा इससे इसके बीच में होगा, ये तो ये हो गया। अब चलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मेथड 1, अगर तुम वेक्टर एक्सपर्ट हो, और वो तभी तुम बनोगे जब तुम डीसी पांडे के वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ोगे बेटा, जो है समझ गए ना, डीसी पांडे का जो वेक्टर वाला चैप्टर है, जब वो पढ़ोगे तभी तुम वेक्टर एक्सपर्ट बनोगे। तो इफ यू आर वेक्टर एक्सपर्ट, बेटा मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बताया तेरे को, ये बता। कुछ देर पहले ये बताया कि किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता, समझ गए? कोई भी मेहनत की हुई बेकार नहीं जाती। कुछ देर पहले तूने सुना कि नहीं सुना, ये बता बेटा जो है। और मुझे तेरे को मालूम है कि मेरे को, हाँ मेरे को उससे कोई मतलब नहीं होता जो है, समझ गए ना, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो है। और उस पर फिर मेरे को गाना याद आ जाता है, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। वैसे जोशी एक बात बता दूं, सुन, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं जो है, अब ये बात मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब ये सीरियसली कह रहा हूँ जो है। मैं जिंदगी में जब कुछ नहीं था, ठीक है ना, मैं ईमानदार तब भी था, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मैं कुछ बेईमानी कर लूँ, जब मैं कुछ नहीं था। तो टचवुड आज तो मेरे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को जो है, तो मैं अब क्यों बेईमान हूँ किसी भी उसमें जो है, समझ गए ना। तो उससे मेरे को कोई वो नहीं पड़ता। मैंने लाइफ में तेरे से एक चीज कही ना, तेरे को भी लाइफ में बता रहा हूँ आगे बेटा जो है, आपको किसी भी चीज में जो है ना, आपको असेम्ड फील क्या होना चाहिए। आपको कई बार ये होता है ना कि यार ये मैंने नहीं किया, वो नहीं किया, असेम्ड फील आपको होना चाहिए अगर आप कोई गलत काम करते हो, समझ गए ना। गलत काम जो है, गलत काम में फिर कई चीजें ऐसी हो जाती है कि मतलब ऐसा तू ये मत सोचना कि कोल्ड ड्रिंक पीना और ये जो है ये गलत काम नहीं है, जो कानून की नजर में, समझ गए जोशी, तेरे समझ में आ रही बेटा जो है। हाँ, कानून की नजर में जो है, हाँ, गलत काम कई होते हैं कि आपने किसी को धोखा दिया, है ना, आपने किसी को चीट किया, ये गलत काम होता है या कोल्ड ड्रिंक पी के हंगामा किया हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी के आपने हंगामा किया, कुछ किया, तो वो गलत काम है। कोल्ड ड्रिंक पी के आप कमरे में बैठे हो, आराम से बैठे हो, बात कर रहे हो, प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हो, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। मेरी डेफिनेशन में वो रॉन्ग नहीं है, समझ गए ना। हाँ, वो मेरी डेफिनेशन में रॉन्ग नहीं है बेटा। तो अगर तुम वेक्टर एक्सपर्ट हो, तो फिर जो फोर्स होगा वो अलोंग एल क्रॉस बी होगा। पता सही है कि नहीं है? ये फॉर्मूला देख, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी है, तो ये बता कि अगर तुम वेक्टर एक्सपर्ट हो तो एफ क्या होगा, अलोंग एल क्रॉस बी होगा। लेकिन एल याद रखना बेटा जो है, एल किस डायरेक्शन में है, वो करंट की डायरेक्शन में। हाँ, ये तो तब होगा जब तुम वेक्टर एक्सपर्ट हो। अब चलते हैं मेथड 2। वही मैंने तुम्हें बताया कि स्कूल के लिए, फॉर स्कूल, बोल देना कि फ्लेमिंग वगैरह ने जो है, ठीक है, ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है, उसका नाम लिख देना और करना मेरे हिसाब से काम। ये हो गया, ये तुम्हारा होम असाइनमेंट हो गया। अब चलते हैं मेथड 3। मैंने कहा था ना हर जगह हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, क्यों? राइट हैंड रूल, हाँ, आर एच आर, ये कह रहे हैं। अब राइट हैंड रूल में क्या है देखो,
स्ट्रेस्ड फिंगर्स वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेस्ड फिंगर्स वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। थंब पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था और वही करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। बता क्लियर है कि नहीं है? थंब पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था ना, तो वही करंट की डायरेक्शन हो गई। तो जो थंब हो गया वो हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये तो पिछले उसमें था, या करंट कह लो। और जो परपेंडिकुलर टू पाम होता है, लेकिन वो अपवर्ड्स, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्ट्रेस फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज या करंट की डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर टू पाम अपवर्ड्स, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। बाकी चल पे कल करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड डे। नहीं, बस वही है, सीधे 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 ये है और कुछ नहीं। तीन ही वो करना बस। या तो वेक्टर एक्सपर्ट हो तो वो कर लेना एक स्कूल के लिए, और मेन तो मैं राइट हैंड रूल से ही कर लूंगा। और वेक्टर से भी कर लेते हैं हम लोग, नहीं है वेक्टर से भी कर लेते हैं, अगले उसमें बता दूंगा कैसे करें।